हेलो बच्चों, मैं नीति आहूजा और आज हम अपनी 12th बायोलॉजी का हमारा 9th लेसन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जो हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके हम अभ्यास प्रश्न और कुछ और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है प्रश्न है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो जो पशुपालन ने क्या मानव कल्याण में भूमिका निभाई है, ये हम यहाँ देखेंगे। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इस भूमिका को हम समझ सकते हैं। पहला है, पशुपालन द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड जैसे कार्यक्रम, जिसके द्वारा श्वेत क्रांति आई, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उच्च प्रोटीन और पोषक मान वाले दूध जैसे आहार का पर्याप्त मात्रा में युद्ध स्तर पर बड़े मात्रा में उत्पादन संभव हो पाया। ये पशुपालन की मदद से ही हो पाया बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग दो कारणों से की गई है, मुर्गी के अंडों के लिए और मांस के लिए। तो इसके द्वारा अंडों व पोल्ट्री का अधिक उत्पादन भी पशुपालन के द्वारा ही संभव हो पाया। मछली, जो कि अच्छी प्रोटीन की स्रोत है, खनिज और विटामिनों की भी स्रोत है, इसका भी पालन करके, मत्स्य पालन करके, जल कृषि विशेष रूप से फिशरीज़ के कारण ही इसका पर्याप्त उत्पादन संभव हो पाया, जो कि करोड़ों लोगों की पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। भारत तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या की पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पशुपालन का विशेष महत्व है। चाहे वो पशुपालन हो, गाय भैंस पालन हो, या वो कुक्कुट पालन हो, या वो मत्स्य पालन हो, इनसे भारत की जनसंख्या की पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाई है। ये पशुपालन के द्वारा ही संभव हो पाया है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है, ये केवल एक कुटीर उद्योग ही नहीं है, बल्कि इससे एक शहद, एक पोषक पदार्थ शहद प्राप्त होता है। शहद के अलावा वो परागण को सुनिश्चित करती है, सरसों जैसी फसल या फलों के उत्पादन में भी, जिससे बढ़ोतरी होती है। तो मधुमक्खी पालन भी हमारे लिए लाभदायक है। पशुपालन विस्तारित कृषि। विस्तारित कृषि क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंशन मतलब कृषि काम के साथ साथ पशुपालन करना, तो ये हो गया विस्तारित कृषि का रूप है। इससे किसानों को न केवल अतिरिक्त आय होती है, अपितु वर्ष पर्यंत, फसल तो एक बार होगी साल में, 2 बार होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस पशुपालन के द्वारा उन्हें वर्ष पर्यंत रोजगार प्राप्त होता रहता है। साथ ही पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे गोबर है, जिससे खाद के रूप में, गोबर गैस बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो है ना ये लाभदायक। तो पशुपालन के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन से उपाय करेंगे? तो डेयरी फार्म प्रबंधन हमने पढ़ा है। तो डेयरी फार्म के लिए हम जो भी प्रबंधन में चीज़ें हैं, उससे हमारे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, दोनों में सुधार के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि डेयरी में जो पशु है वो कैसा हो? उन्नत नस्ल का हो। अगर उन्नत नस्ल नहीं है तो वही पशु पाला जाए जो कि उन्नत नस्ल का हो, ताकि उससे अधिक दूध प्राप्त हो। जैसे डेयरी में उन्नत नस्ल के पशु हैं, साहीवाल, करन स्विस आदि। गाय में मुर्रा गाय और भैंसों का प्रबंधन, इन्हीं नस्लों के ये उन्नत नस्लें, इनका पता लगाकर इन्हीं का ही प्रबंधन डेयरी में किया जाए। दूसरा है, डेयरी पशुओं के लिए संतुलित आहार। वो आप तभी अधिक मात्रा में और पौष्टिक गुणवत्ता वाला दूध देंगे जब उनको संतुलित आहार दिया जाए, जिसमें रेशे भी हों और सांद्रित पोषक तत्व भी हों, जैसे अनाज और खल सही अनुपात में मिक्स्ड हों। तो इसके लिए उन्हें संतुलित पशु आहार दिया जाए। तीसरा,
रहने का स्थान, जो उनका रहने का स्थान है, साफ सुथरा हो, सूखा हो, हवादार हो और पर्याप्त रूप से बड़ा हो, ताकि पशु आराम से वहाँ पर रह सके। उसमें पीने के पानी का उचित प्रबंध हो और पशु के मल मूत्र निकासी का भी उचित प्रबंध हो। डेयरी में पशु चिकित्सक का नियमित दौरा होना चाहिए। एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो जो पालतू पशु हैं उनकी समय समय पर जांच के लिए आना चाहिए। दूध दोहने वाले व अन्य कर्मचारी जो भी उस डेयरी फार्म प्रबंधन में लगे हुए हैं वो स्वस्थ हों, स्वच्छ हों और स्वच्छता के नियमों का पालन करते हों। जैसे कि हाथ धोकर दूध निकालें, जिस पात्र में निकालें वो साफ हो। दुग्ध एकत्रित करने वाले जो बर्तन हैं वो भी पूर्णतः स्वच्छ हों, उनमें भी कोई रोगाणु नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो डेयरी फार्म प्रबंधन में गुणवत्ता और मात्रा दोनों दूध की बढ़ेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? तो नस्ल क्या है बच्चों? नस्ल जंतुओं का वह समूह जिसके सदस्य कदकाठी, रंग रूप और अन्य आकारिकी बाह्य लक्षणों से समान हो, वो एक ही नस्ल कहलाती है। फिर पशु प्रजनन के दूसरा पार्ट इस प्रश्न का है, पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन चाहे दूध का हो, चाहे पोल्ट्री पालन में मुर्गी अंडों का हो, चाहे मधुमक्खी पालन में शहद का हो। तो इसका सबसे पहला है इस उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा है उत्पादन के वांछित गुणों में सुधार, मतलब जो चीज़ मिल रही है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। दूध हो तो वो अच्छे पोषक मान वाला हो। रोग प्रतिरोधी पशुओं का विकास करना, ऐसे पशु जिनको जल्दी से कोई भी रोग संक्रमित ना करे, ऐसे पशुओं का विकास भी पशु प्रजनन के माध्यम से किया जाता है। अगला है अधिक व्यापक क्षेत्र के अनुकूलन के लिए। व्यापक क्षेत्र है तो अनुकूलन के लिए से तात्पर्य ये है कि वो जो पशु जो अच्छी किस्म का है वो हर एनवायरनमेंट में रह सके, सर्दी गर्मी दक्षिण भारत में भी रह सके, उत्तरी भारत में भी रह सके, हर आवास में हर पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने के योग्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा, पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताएं। आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? तो पहले तो पशु प्रजनन की विधियां देखते हैं हम। अंतः प्रजनन, बहिर्प्रजनन, बहिर्संकरण, संकरण और अंतः प्रजाति संकरण, ये पशु प्रजनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं। इन विधियों में से सबसे ज़्यादा जो है वो संकरण सर्वोत्तम प्रजनन विधि है। इस विधि में दो भिन्न नस्लों के वांछित गुणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है और इससे उत्पन्न संतति में दोनों जनकों के वांछित गुण एक साथ होते हैं। तो संकरण जो है वो एक सर्वोत्तम अच्छी विधि है, जिससे कि अब ये क्यों सबसे अच्छी है? पशुओं की उन्नत नस्लें इस विधि से विकसित की गई हैं। बहुत से पशुओं की, दुधारू पशुओं की, जैसे करन स्विस, सुनंदिनी गाय और भेड़ की हिसारडेल नस्ल, जो कि मेरिनो नस्ल के व बीकानेरी नस्ल के संकरण से, भेड़ की जो ये हिसारडेल नस्ल है ये एक मेरिनो नस्ल की और बीकानेरी नस्ल की संकरण से प्राप्त हुई है, जिसमें दोनों ही नस्लों के गुण हैं। जैसे भेड़ से हमें क्या चाहिए? ऊन, और भेड़ कैसी चाहिए? जो हर वातावरण में रह सके। तो मेरिनो जो है बहुत ही अच्छी ऊन मिलती है, मेरिनो वूल बहुत फेमस है। तो मेरिनो नस्ल की भेड़ जो एक जो भेड़ है वो मेरिनो नस्ल की है और दूसरी बीकानेरी नस्ल की जो कि अधिक गर्मी भी सहन कर सकती है। तो इन दोनों में संकरण कराकर एक हिसारडेल नस्ल की भेड़ प्राप्त की जाती है जो कि गर्मी भी सहन कर सकती है और ऊन भी मात्रा उसकी अच्छी और ज़्यादा होती है। तो ये विधि जो है संकरण की ये सर्वोत्तम विधि है।
मौन मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो मधुमक्खी पालन अपन ने देखा बच्चों, सभी ने आपने मधुमक्खी के छत्ते तो अवश्य देखे होंगे। मधुमक्खी पालन ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? फसली पौधों के, सरसों की फसल के खेत के पास, या फलदार जो पौधे हैं, सेब का, नाशपाती का जो बगीचा है उसके आसपास या उसके अंदर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। इससे व्यापारिक स्तर पर शहद और मोम प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम छत्तों को पाला जाता है जिन्हें कहते हैं एपियरी कहा जाता है, में मधुमक्खियों को पालना। कृत्रिम, एक तो मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से पेड़ पे छत्ता बना रही है वो है, लेकिन एक छत्ता जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और उससे बड़े लेवल पे व्यापारिक स्तर पर शहद और मोम का उत्पादन किया जा सकता है, उस छत्ते को कहते हैं एपियरी, और उस छत्ते में मधुमक्खी को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन से पोषक तत्वों से भरपूर शहद तो प्राप्त होता है। शहद का उपयोग अपन सब जानते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में शहद बहुत ही लाभदायक है और एक उच्च पोषक मान वाला पोषक पदार्थ है। मधुमक्खी शहद के अलावा क्या मिलता है? प्राकृतिक मोम का भी स्रोत है, जो कहाँ काम में लिया जाता है? प्राकृतिक मोम बच्चों, सौंदर्य प्रसाधन में और पॉलिश बनाने में प्राकृतिक मोम का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी, इसके अलावा शहद मिल गया, मोम मिल गया, और जहाँ पर हमने मधुमक्खी का छत्ता लगाया था वहाँ पर उस फसल को परागण की सुविधा भी मिल गई। तो मधुमक्खी बेहतरीन परागण करता है। फलों के बाग, सरसों, सूरजमुखी आदि फसलों के साथ अगर इसको लगाया जाए तो परागण की क्रिया बढ़ जाती है। मधुमक्खी पालन करने से उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि परागण की क्रिया बढ़ जाती है। ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी है, मतलब अपनी फसल से तो जो आय प्राप्त करेंगे ही करेंगे, मधुमक्खी पालन से शहद और मोम प्राप्त करके भी वो अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मछली पालन या मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। भारत की जनसंख्या, उत्तर देखते हैं, तेजी से बढ़ रही है। अब जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, इस जनसंख्या की पोषक आवश्यकताओं की मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए मत्स्यिकी या फिशरीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? भारत में 8000 किलोमीटर से भी लंबी तटीय रेखा है, यानी कि जहाँ समुद्र तट है। स्वच्छ जलीय संसाधन भी भारत में पर्याप्त मात्रा में है। अतः जल कृषि और फिशरीज देश की एक बड़ी जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन, क्या क्या है मछली में? उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन, विटामिन और खनिज उपलब्ध कराते हैं। फिशरीज की इस बड़ी मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न तकनीकें मछली पालन की विकसित की गई हैं और इस क्षेत्र में हुई नीली क्रांति से भारत इस उद्योग में मछली का एक बड़ा निर्यातक बन गया है। मतलब अपने लिए तो मछली पालन हो ही रहा है, इतनी मछली पालन हो रहा है, नीली क्रांति जो एक चलाई गई उसके द्वारा मछली पालन इतना अच्छा और अधिक मात्रा में हो रहा है कि भारत मछलियां निर्यात भी कर पा रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब पादप प्रजनन के क्या विभिन्न चरण हैं तो देखते हैं अपन। ये प्रमुख चरण, सबसे पहला है विभिन्नताओं का संग्रहण। जो भी उस जाति की भिन्न भिन्न वैरायटीज़ हैं, चाहे वो जंगली प्रजाति है, चाहे वो उद्यानी या फसली प्रजाति है, उन सभी विभिन्नताओं का संग्रहण, उनको एकत्रित करना, चाहे पौधे के माध्यम से या बीज के माध्यम से। अगला है जनकों का मूल्यांकन करना, मतलब जनकों की जांच करना कि ये किस तरह के जनक हैं और जो सर्वश्रेष्ठ जनक हैं उनका चयन करना, उन पौधों का चयन कर लेना। चयनित जनकों के बीच अब जो सर्वश्रेष्ठ जनक हैं उनको चयन कर उनके बीच में संकरण कराना और अगली संतति प्राप्त करना। अब जो संकरण की प्रक्रिया हुई उससे जो अगली
पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें से श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन, जो सबसे अच्छा पौधा है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक उत्पादकता देने वाला पौधा है, उसका चयन करना और फिर उसको प्रयोगशाला में उसको टेस्ट करना या उसका परीक्षण करना। अब जो नए बने हैं पौधे, उनको कहते हैं नए कंषण। इन नए पौधों को बार बार खेतों में बो करके उनकी जांच की जाती है, उनकी उत्पादकता की, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो नई हमने विकसित की है उसका परीक्षण किया जाता है। और जब टेस्ट हो जाता है कि ये सर्वोच्च कंषण है, फिर उनके बीजों को या उनकी पौध को निर्मुक्त कर दिया जाता है और उसका व्यवसायीकरण किया जाता है, उसको खेतों में, उद्यानों में लगाने के लिए दिया जाता है। तो ये हो गए पादप प्रजनन के प्रमुख चरण। अगला प्रश्न है, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? जैव प्रबलीकरण, प्रबलीकरण जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या विशिष्ट भूख का दंश, विशिष्ट भूख, क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट भूख। विशिष्ट भूख से ऐसा नहीं है कि वो भूख से मर रहे हैं या खाना नहीं मिल रहा उनको। विशिष्ट भूख वह भूख है जो कि पर्याप्त पोषण भोजन, पर्याप्त संतुलित आहार उनको नहीं मिल पा रहा, जिससे कि उनमें किसी पोषक तत्व की कमी रह पा रही है। विशिष्ट भूख का दंश झेल रही है, अर्थात कुपोषित है। कुपोषण को ही यहाँ विशिष्ट भूख कहा है। उसकी खुराक में जो भोजन जनसंख्या हमारी कर रही है, उसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी है, उनकी डेफिशिएंसी है, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो या वो खनिज लवण हो, किसी ना किसी पोषक तत्व की उनके भोजन में कमी रह रही है, तो ऐसा भोजन कुपोषित भोजन कहलाता है। भोजन में आयरन, जिंक, प्रोटीन, आयोडीन आदि की कमी न सिर्फ रोग का कारण बनती है, बल्कि हमारा जीवन अवधि, हमारे लाइफ स्पैन को कम कर देती है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता भी पैदा करती है। अगर कोई ऐसी कमी रह जाए तो वो केवल रोग ही नहीं उत्पन्न करती, हमारी जीवन अवधि कम कर देती है, हमारे शारीरिक विकास को, हमारे मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। इस समस्या से, ये जो दिक्कत है कुपोषण की, इससे निपटने का एक सर्वोत्तम उपाय है कि मुख्य आहार, खाद्यान्न या मुख्य आहार का जैव प्रबलीकरण करना, फसली पौधों को संकरण या जैव प्रौद्योगिकी अपनाकर पोषक पदार्थों से समृद्ध बनाना। अब वही पोषक पदार्थ जो उस पौधे में मिलते हैं, उसी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जैसे समृद्ध बनाना जैव प्रबलीकरण कहलाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रोटीन की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाना, तेल की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाना, विटामिन व खनिज की मात्रा बढ़ाना। ये कहलाता है, उसका जैविक जो पोषक मान है उसको बढ़ाना कहलाता है जैव प्रबलीकरण। तो जैव प्रबलीकरण एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नवा प्रश्न है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों? मतलब ऐसा पौधा बनाना है जिसमें कोई वायरस अटैक नहीं करे, तो पौधे का कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में ऊतक संवर्धन के लिए लिया जाए? पौधे के शीर्षस्थ व कक्षस्थ विभजोतक, तो ये एक पौधा है, ये है इसका शीर्ष, ये भाग क्या कहलाता है? इसका शीर्ष भाग। और जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये भाग इसका कहलाता है कक्षस्थ भाग। ये है शीर्षस्थ भाग और ये है यहाँ का भाग कक्षस्थ भाग। तो शीर्षस्थ व कक्षस्थ विभजोतक वो होते हैं जो विषाणु रहित होते हैं। अतः पौधे के शीर्षस्थ भाग विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादप उत्पादन के निम्न लाभ हैं।
पहला लाभ है कि कम समय में बहुत बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं इस विधि के द्वारा। एक पौधे को अपन खेत में बोएं, उसका बीज उगेगा, पौधा बनेगा, उसमें पैदावार आएगी, फिर उसका बीज बनेगा, तो इसमें एक लंबा समय लगता है। लेकिन इस सूक्ष्म प्रवर्धन में, क्योंकि ये प्रयोगशाला में हो रहा है, इसलिए इससे कम समय में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं और इस प्रकार बने पौधे विषाणु रहित और स्वस्थ होते हैं, यानी कि उनमें कोई विषाणु कोई रोग नहीं फैला सकता और वो कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। पौधे वर्ष पर्यंत, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन की जरूरत नहीं है। फसल तो कब उगेगी, किस एटमॉस्फेयर में, किस वातावरण में उगेगी, कैसा मिट्टी चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, सर्दी की फसल है, गर्मी की फसल है, देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो क्योंकि प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में तापमान कंट्रोल करके ये काम किया जा रहा है, इसलिए ये वर्ष पर्यंत तैयार हो सकते हैं। अनुकूल मौसम आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो पादप बीज बनाने में असमर्थ हैं, कुछ ऐसे पौधे जिनके बीज नहीं बनते हैं, उनका उत्पादन इस विधि से करना संभव है। अगला है, जनक पौधे के मूल गुणों को बनाए रखने के लिए भी ये रखा जा सकता है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, क्योंकि ये जो बनता है ये पूरी तरह से जनक पादप के समान होता है, उसका क्लोन होता है। आगे चलते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न है, पत्ती में कर्तोतक पादप के प्रवर्धन में किस माध्यम का प्रयोग किया गया है, उसके विभिन्न घटकों का पता लगाओ। तो जो हम संवर्धन माध्यम हैं उसके घटक यहाँ पर देखेंगे। संवर्धन माध्यम के प्रमुख घटक होते हैं, निम्न हैं। पहला है कार्बन का स्रोत, कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, एंजाइम्स के लिए कुछ और कार्बनिक पदार्थ चाहिए, तो कार्बन के स्रोत के रूप में क्या काम में लिया जाता है, सुक्रोज या अन्य शर्करा को कार्बन के स्रोत के रूप में इस संवर्धन माध्यम में काम में लिया जाता है। अन्य कार्बनिक पदार्थ है एमिनो अम्ल और विटामिन, जिसकी भी आवश्यकता संवर्धन माध्यम में रहती है। अकार्बनिक लवण, ये तो कार्बनिक हो गए, इसके अलावा कुछ अकार्बनिक लवण जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें संवर्धन माध्यम में इनका होना आवश्यक है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। किसके लिए अकार्बनिक क्यों आवश्यक है? कोशिका वृद्धि करने के लिए कौन कौन से? पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर, इनके लवण होना संवर्धन माध्यम में बहुत आवश्यक है, तभी कोशिका वृद्धि कर पाएगी। वृद्धि नियामक पदार्थ, वृद्धि नियामक पदार्थ कौन से हैं? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स का भी उस कृत्रिम माध्यम में, संवर्धन माध्यम में होना आवश्यक है, ऊतक संवर्धन में होना आवश्यक है। इसके अलावा जल बहुत उपयोगी है। माध्यम को ठोस बनाने हेतु अगर अगर का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर तरल संवर्धन माध्यम ही प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ और वृद्धि नियामक मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। शस्य पादपों, शस्य मतलब फसल वाले पादपों की किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताइए, कौन सी जिनका विकास हमारे देश भारत में हुआ हो। तो फसली पौधे, फसल में हम गेहूं, चावल, मक्का यही सब उगाते हैं, तो इन्हीं की उन्नत नस्लें अपन देखेंगे। सबसे पहले धान, धान क्या है बच्चों? चावल, चावल की उन्नत नस्ल कौन सी है? IR 36, पूसा, बासमती 1, जया, पद्मा और रत्ना, ये सब चावल की अच्छी किस्में हैं जो कि भारत में ही विकसित की गई हैं। ऐसे ही गेहूं हमारे देश में बहुत बोया जाता है। सोनालिका, कल्याण सोना, HD 3090, पूसा अमूल्या, ये 2013 क्यों लिखा है? क्योंकि इसको 2013 में भारत में बनाया गया। HD 3086 जिसे पूसा गौतमी नाम दिया गया और इसको भी 2013 में बनाया गया, और ये दोनों ही नस्ल पूसा HD 3090 और HD 3086 भी इन्हें कहते हैं, और पूसा अमूल्या और पूसा गौतमी भी इसके नाम हैं। मक्का,
मक्का की गंगा 5 और रंजीत और नवजोत, ये कुछ ऐसी नस्लें हैं जो कि हमारे देश में विकसित की गई हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतः प्रजनन हास या अंतः प्रजनन अवसादन किसे कहते हैं? तो देखते हैं बच्चों, अंतः प्रजनन के फलस्वरूप संकर ओज व जनन क्षमता में होने वाली कमी को अंतः प्रजनन हास कहते हैं। जब अंतः प्रजनन की प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है तो जो संकर ओज है उसकी जनन क्षमता कम हो जाती है और इसी को ही अंतः प्रजनन हास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खच्चर। खच्चर आप सभी ने देखा है बच्चों, पहाड़ी प्रदेशों में बोझा ढोने का काम करता है और ये एक संकरित नस्ल है। यह घोड़ी और गधे के अंतः विशिष्ट संकरण या अंतरजातीय संकरण से प्राप्त जंतु है। बोझा ढोने के काम में आता है, लेकिन ये पशु बंध्य होता है, जननक्षम नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, लेयर्स क्या हैं? लेयर्स तो हमने कुक्कुट पालन पढ़ा, कुक्कुट पालन में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। लेयर्स क्या है? अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं, ऐसी मुर्गियों को जिनको अंडे के लिए पाला जाता है। तो इसका एक उदाहरण है वाइट लेगहॉर्न। इसको किसके लिए पाला जाता है? अधिक अंडे देने के लिए पाला जाता है। ऐसे ही मुर्गियों में होने वाला एक रोग है बर्ड फ्लू के रोग कारक का नाम। बर्ड फ्लू मुर्गियों में बहुत होता है और मुर्गी का मांस खाने वालों में, मानव में भी जो खाते हैं उनमें आ जाता है। इन्फ्लुएंजा ए विषाणु या H5N9 विषाणु, इसके द्वारा बर्ड फ्लू होता है। अभी आपने कुछ वर्ष पहले सुना था, बहुत फैल रहा है, जिससे कि लगातार कुक्कुट फॉर्म में मुर्गियां मरने लग गई हैं और अंडों की कमी आ गई है और मुर्गे के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि संक्रमित मांस खाने से ये बर्ड फ्लू मानव में भी फैल रहा था। अगला प्रश्न है, ये क्रांतियाँ अपन ने इस पाठ में पढ़ी हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो एक ना एक क्रांति जरूर पूछी जाती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्यिकी उद्योग में आए क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि मछली उत्पादन में बहुत वृद्धि नीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी उत्पाद में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के उत्पाद में वृद्धि के लिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए उसे कहते हैं श्वेत क्रांति। हरित क्रांति उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत किस्मों के विकास के द्वारा खाद्यान्नों में, कौन से हैं खाद्यान्न हमारे, कौन से हैं? गेहूं और चावल, इसके उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि की प्रावस्था को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब इतना गेहूं और चावल हमारे देश में उत्पादन होने लगा कि हम उसका निर्यात भी करने लगे, ये कहलाती है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो ये जो नई गेहूं और धान की किस्मों की खोज की वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने भारत के हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं? सिंगल सेल प्रोटीन कौन से हैं बच्चों? एक यीस्ट है, स्पाइरुलिना है और क्लोरेला है। ये कुछ ऐसे प्रोटीन के, एकल कोशिका प्रोटीन के स्रोत हैं जिससे प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। 22वां प्रश्न है, पूर्ण शक्तता से क्या तात्पर्य है? पूर्ण शक्तता सजीव की प्रत्येक कोशिका के उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं पूर्ण शक्तता। बिल्कुल ऐसी क्षमता उस कोशिका में हो कि वो उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता रखे, वो कहलाती है पूर्ण शक्तता। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ विशिष्ट ट्रांसजेनिक पादपों के नाम लिखिए। तो आज जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा लेटेस्ट टेक्निक द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, तो इसमें है फ्लेवर सेवर, ये एक टमाटर की नस्ल है। गोल्डन राइस, विटामिन A युक्त चावल हैं ये। धान,
एवं सुपर पोटैटो आलू का एक संकरित नस्ल है जिसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये कुछ वही एब्रीवेशंस हैं। निम्नलिखित का शब्द विस्तार में लिखिए, ये भी इस पाठ में से पूछी जा सकती हैं। पहला है MOET। MOET है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मल्टीपल मतलब अनेक, ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ये कहलाती है MOET। दूसरी है FSH, ये एक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अंडों के उत्पन्न होने को प्रेरित करता है। SCP, अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा, एकल कोशिका प्रोटीन हिंदी में कहते हैं। S फॉर सिंगल, C फॉर सेल एंड P फॉर प्रोटीन। लास्ट है GMO। GMO बहुत पूछा जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के द्वारा इसे बनाया जा सकता है और ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये बच्चों अपन ने इस पाठ के प्रश्न उत्तर और कुछ परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने डिस्कस किए। आपको समझ में आए होंगे, याद करें इन्हें, उपयोगी हैं ये बहुत। धन्यवाद।